हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल इकोनॉमी की यूनिट 2 के सेकंड लेक्चर को पढ़ेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने कई सारी बातें की थी, कई टॉपिक्स को हमने समझा था। अब देखिए, फर्स्ट लेक्चर अगर आपने देख लिया है तभी यहाँ पर सेकंड लेक्चर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, फर्स्ट लेक्चर में हमने वैश्विक दक्षिण तक समझ लिया था। अब उसी से संबंधित कुछ और भी टॉपिक्स हैं आगे, अब हम इनको समझ रहे हैं। देखिए, हम अब यहाँ पर आज का हमारा पहला टॉपिक है औपनिवेशिक शोषण और असमान विनिमय। देखिए, पूंजीवाद सिर्फ यूरोप की मेहनत से नहीं बढ़ा। हमने पूंजीवाद को बहुत पढ़ा था फर्स्ट यूनिट में। अब यहाँ पर उसी के बारे में और बातें बताई जा रही हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो पूंजीवाद है वो सिर्फ यूरोप की मेहनत से नहीं बढ़ा, यूरोप के उद्योग और पूंजी उपनिवेशों से मिले कच्चे माल और श्रम और धन पर टिका था। मतलब यह है कि यूरोपीय देशों ने उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था का उद्देश्य बदल दिया। लोकल यानी कि जो स्थानीय ज़रूरतें थी उसके लिए नहीं, बल्कि यूरोप की ज़रूरतों के लिए उत्पादन उपनिवेशों में होने लगा। यहाँ पर आपको इतने टॉपिक में यही बताया जा रहा है कि यूरोप में जो पूंजीवाद आया, औद्योगिक क्रांति जो यूरोप में आई, ठीक है, वो किस पर टिकी थी? वो उपनिवेशों पर टिकी थी, ठीक है। उपनिवेशों से यूरोपीय देशों को कई संसाधन मिले, कई धन मिला, कच्चा माल मिला, श्रम मिला, ठीक है, जिसका लाभ उन्हें हुआ और वहाँ पे पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति हुई। मतलब पूंजीवाद फैला और औद्योगिक क्रांति हुई। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि यूरोपीय देशों ने क्या किया कि वहाँ उनके जो उपनिवेश थे, ठीक है, जिन देशों को उन्होंने गुलाम बनाया था, ठीक है, वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी उसके उद्देश्य को बदल दिया। यूरोप ने अपने उद्देश्य के हिसाब से उपनिवेशों में उत्पादन किया। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है, प्लांटेशन और जबरन श्रम। कई उपनिवेशों में बड़े खेत बनाए गए जहाँ एक ही फसल उगाई गई थी। जैसे कि कैरिबियन में चीनी, भारत इजिप्ट में कपास, मलेशिया में रबर, ठीक है, ब्राज़ील में कॉफ़ी, श्रीलंका में चाय। यह सब यूरोप की फैक्ट्रियों और उपभोक्ताओं के लिए होता था, ना कि स्थानीय ज़रूरतों के लिए। ज़्यादातर जगहों पर श्रम गुलामी, बंधुआ मजदूरी और ज़बरदस्ती से लिया गया। फ़ायदा यूरोप को, नुकसान उपनिवेशों को। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है किस तरह से यहाँ पे यूरोपीय देशों ने अपने उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था को बदला। वहाँ की जो ज़रूरतें मतलब उपनिवेशों में जो स्थानीय ज़रूरतें थी उसको नज़रअंदाज करके यूरोप ने मतलब जो यूरोप की ज़रूरतें थी उसके हिसाब से उत्पादन करवाया, ठीक है। जैसे कि कई उपनिवेशों में प्लांटेशन लगाए गए, मतलब बड़े बड़े खेत बनाए गए, ठीक है, और बड़े पैमाने पर कृषि वगैरह कराई गई, खेती कराई गई। अब देखिए, खनिज और प्राकृतिक संसाधनों की लूट। अब यहाँ पे खेती के संदर्भ में समझ लिया, मतलब जो खेती से उत्पादन हुआ, ठीक है, वो। अब देखिए, खनिज और प्राकृतिक संसाधनों की भी लूट की गई यूरोपीय देशों के द्वारा। जैसे कि सोना, चांदी, हीरा, तांबा, टिन आदि की खानें खोली गई। पूरी व्यवस्था ऐसी थी कि यूरोपीय पूंजी और इंजीनियर चलाते थे। मतलब पूरी व्यवस्था यूरोपीय पूंजी, मतलब पूरी जो व्यवस्था थी उसमें यूरोपीय पूंजी लगी थी और इंजीनियर व्यवस्था को चला रहे थे। अब देखिए, स्थानीय लोग सस्ते मजदूर के रूप में उन्हें मिल गए। मुनाफा यूरोप को लौट जाता था। मतलब जो मुनाफा हुआ वो यूरोप के पास चला जाता था। कम शब्दों में कहा जाए तो उपनिवेशों के जो खनिज संसाधन थे, प्राकृतिक संसाधन थे, तो उनका भी काफ़ी ज़्यादा मतलब दोहन किया गया, ठीक है। रेलवे और बंदरगाह भी मुख्य रूप से सामान बाहर भेजने के लिए बनाए गए। मतलब रेलवे का भी विकास किया गया उपनिवेशों में, बंदरगाह भी बनाए गए, लेकिन मुख्य उद्देश्य यही था इसका कि सामान बाहर भेजे जा सकें, ठीक है। और रेलवे की अगर हम बात करें, जैसे कि भारत में बात की जाती है कि अंग्रेज़ों ने भारत में रेलवे का विकास किया। हालांकि मुख्य उद्देश्य तो यही था कि रेलवे के विकास के द्वारा पूरे भारत के कोने कोने तक अंग्रेज़ पहुँचना चाहते थे, अपनी पकड़ को और मजबूत बनाना चाहते थे, ठीक है। व्यापार पर एकाधिकार। यूरोप ने व्यापार के नियम ऐसे बनाए कि अपने उद्योगों को बढ़ावा मिले। उदाहरण के लिए, भारत से कपास इंग्लैंड भेजी जाती थी। इंग्लैंड में कपड़ा बनता था और वही कपड़ा वापस भारत में बेचा जाता था। मतलब ये कि व्यापार पर एकाधिकार भी किया यूरोप ने। जैसे कि इंग्लैंड ने क्या किया कि जो भारत है वो अपना कपास सिर्फ इंग्लैंड को ही बेच सकता है, तो भारत ने कच्चे माल के रूप में कपास बेचा। और इंग्लैंड ने क्या किया, इंग्लैंड ने बनी हुई वस्तु यानी कि कपड़ा भारत में बेचा। कुल मिलाकर कहा जाए तो जो यूरोपीय देश थे उनको व्यापार में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था और उन्हीं के देशों के जो उद्योग थे उनको बढ़ावा मिल रहा था। उपनिवेश सिर्फ कच्चा माल बेचने और तैयार माल खरीदने पर मजबूर हुए। इसे कहते हैं असमान विनिमय, अनइक्वल एक्सचेंज। क्योंकि उपनिवेशों को कम दाम पर
क्योंकि उपनिवेशों को कम दाम मिलते थे, जो कच्चा माल उपनिवेश भेजते थे, ठीक है, उसके लिए उन्हें कम दाम मिलता था, बल्कि जबकि और जो सामान वो मंगाते थे, मतलब जो सामान उन्हें, मतलब जो बना हुआ सामान वो लेते थे तो वो महंगे दाम पर लेते थे। अब देखिए, कर और धन की निकासी। उपनिवेशों में टैक्स लिए जाते थे और यह टैक्स भी यूरोप भेज दिया जाता था। दादा भाई नौरोजी और आर.सी. दत्त ने भारत के लिए, भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो दादा भाई नौरोजी और आर.सी. दत्त ने इस व्यवस्था को कहा धन की निकासी, ड्रेन ऑफ वेल्थ। कि इसमें क्या होता है कि उपनिवेश से, यानी कि भारत से, भारत के संदर्भ में कहा था कि भारत से सारा पैसा इंग्लैंड भेजा जा रहा है, तो इसको ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा इन्होंने। अब देखिए, मतलब संसाधन, मुनाफा और कर सब यूरोप जाते थे। कुल मिलाकर आपको यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि इस पूरे टॉपिक में यही बताया जा रहा है कि किस तरह से यूरोप में जो पूंजीवाद आया, पूंजीवादी व्यवस्था विकसित हुई, ठीक है, जो औद्योगिक क्रांति यूरोप में हुई, ठीक है, तो वो उसके पीछे किस तरह से उपनिवेशवाद रहा, किस तरह से औपनिवेशिक शोषण, मतलब किस तरह से उपनिवेशों का शोषण हुआ, जिसने मतलब इंग्लैंड को मतलब जो यूरोपीय देश हैं, ठीक है, जो यूरोपीय देश थे जिन्होंने दूसरे देशों को गुलाम बनाया, उपनिवेश बनाया, उनको फ़ायदा पहुंचाया। और बार बार जो हमने मतलब जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा ना, विश्व बाजार, ठीक है, जो हमने पढ़ा विश्व बाजार व्यवस्था हमने पढ़ा, तो उसमें जो हम बात कर रहे हैं विश्व स्तर पर जो एक बाजार बन गया वो असमान था, उसमें सिर्फ यूरोप को फ़ायदा हो रहा था, ठीक है, वो बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं, वर्तमान समय तक बताया जाएगा पूरा, बहुत डिटेल में यहाँ पर बातें लिखी हैं। अब दोस्तों वापस से यहाँ पर टॉपिक पर आते हैं। अब देखिए, यहाँ पे ये जो चीज़ें हो रही थी उपनिवेशों से, ये जो यूरोप को फ़ायदा हो रहा था, ये जो व्यवस्था बनाई गई थी यूरोप के द्वारा, अब इसमें क्या हो रहा था कि इसका सामाजिक असर देखने को मिला। इससे अमीर और गरीब के बीच की जो खाई थी वो मतलब बड़ी खाई बन गई, दूरी बढ़ गई, स्थानीय उद्योग खत्म हो गए, जो छोटे उद्योग थे, स्थानीय उद्योग थे, वो खत्म हुए, ग्रामीण गरीब हुए, जो ग्रामीण थे वो गरीब हुए, शहरों में असमान विकास हुआ, एक छोटा उच्च वर्ग यूरोपीय हितों के साथ जुड़ गया। यहाँ पे उपनिवेशों के अंदर बात की जा रही है प्रभाव की, ठीक है, कि उपनिवेशों में क्या प्रभाव हुआ। आज भी बहुत से देशों में वही सामाजिक और आर्थिक ढांचा दिखाई देता है। तो अभी हमने यहाँ पर एक टॉपिक को समझा, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दूसरे टॉपिक की। अब हमारा टॉपिक है आयात प्रतिस्थापन, विकासोन्मुख राज्य और निर्भरता सिद्धांत। निर्भरता सिद्धांत थोड़ा सा समझ में आ ही गया आपको, लेकिन समय के अनुसार जैसे जैसे इसका विचार और ज़्यादा बदल रहा है, समय के साथ जो भी मतलब चीज़ें हैं, तो उस संदर्भ में यहाँ पे बताया जा रहा है। जैसे कि अब यहाँ पे आप देख रहे हो 1940 1960 के दशक की बातें आगे यहाँ पे बताई जा रही हैं। मतलब यहाँ पर जब औपनिवेशिक शासन खत्म हुआ उसके बाद जो व्यवस्था स्थापित हुई उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए, औपनिवेशिक शासन खत्म होने के बाद एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के नए स्वतंत्र देशों के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या हम यूरोप की तरह विकसित हो सकते हैं? हमारी अर्थव्यवस्था उपनिवेशों द्वारा बनाए गए ढांचे से कैसे निकले? तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हम देखते हैं कि 1940 1960 के दशक तक कई देशों को स्वतंत्रता मिलती है, कई जो उपनिवेश थे पहले देश, उनको स्वतंत्रता मिलती है, तो बहुत ज़्यादा देश स्वतंत्र होते हैं एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका से, ठीक है। तो ये जो देश थे जो स्वतंत्र हुए थे, अब इनके मन में ये था कि क्या हम यूरोप की तरह विकसित हो सकते हैं? क्या हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो उपनिवेशों द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई है, क्या हम उससे निकल सकते हैं? तो ये प्रश्न उनके सामने था। अब इसी प्रश्न से जुड़े हुए यहाँ पे हमें 3 प्रमुख विचार देखने को मिलते हैं। कुछ नीतियाँ यहाँ पे सामने आई, अब उनको हम पढ़ रहे हैं। एक नीति है आयात प्रतिस्थापन औद्योगिकरण। देखो, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसका मतलब था कि इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट किया जाए, मतलब जो आयात हम करते हैं, ठीक है, उसको प्रतिस्थापित किया जाए, मतलब ये आयात ना करना पड़े, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए। इस नीति का विचार बहुत सीधा था, जो सामान विदेशों से खरीदते हैं उसे अपने देश में बनाना शुरू करो। इसके लिए देशों ने क्या किया कि आयात पर टैक्स बढ़ाए। सिंपल सी बात है, भारत का उदाहरण देखो ना, 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली उसके बाद भारत ने क्या किया, आयात बहुत कम करने का प्रयास किया, क्योंकि यूरोपीय शक्तियाँ कैसे आई थी भारत में, मतलब जो यूरोपीय देश थे वो भारत में कैसे आए थे, वो व्यापार के लिए तो आए थे। तो जब देश स्वतंत्र हुए तो उनका एक उद्देश्य ये था कि हम लोग जो विकसित देश हैं हमें उन पर निर्भर ना रहना पड़े, ठीक है,
अपने आप को मतलब पूरी तरह स्वतंत्र रख पाएँ। इसके लिए तो कई सारे विचार सामने आए। एक विचार ये भी था कि जो आयात किए करने वाला सामान है उसे हम अपने देश में ही बनाना शुरू करें ताकि हमें आयात ना करना पड़े। और इसी के चलते देशों ने कई नीति अपनाई, जैसे कि आयात पर टैक्स बढ़ा दिए, देसी उद्योगों को सुरक्षा और सब्सिडी दी ताकि जो देसी उद्योग हैं, जो देश के अंदर के उद्योग हैं, ठीक है, उनको बढ़ावा मिल सके। राज्य ने कारखाने और स्टील ऊर्जा जैसे जो बड़े प्रोजेक्ट थे उसे खुद शुरू किए, ठीक है। जो सरकार है उसने कई सारे बड़े उद्योगों को अपने हाथों में रखा। अब इसके फ़ायदे क्या हुए इस नीति के? तो उद्योग बढ़े, रोजगार बढ़ा, आर्थिक आत्मनिर्भर का भाव आया। लेकिन समस्या भी साथ आई कि जो प्रतियोगिता होती है वो ना होने से कई उद्योग कमज़ोर और असक्षम हो गए। एक कंपटीशन होता है ना उद्योगों के बीच में, वैश्विक एक कंपटीशन होता है। तो क्योंकि वैश्विक स्तर पर कंपटीशन नहीं था उद्योगों के लिए, तो इसलिए यहाँ पे हमें ये भी देखने को मिलता है एक समस्या कि उद्योग कमज़ोर हुए, वो इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं बना पा रहे थे सामान की। इसके साथ ही मशीनें और तकनीक फिर भी बाहर से ही लेनी पड़ती थी, मशीनें और तकनीक आयात करनी पड़ती थी। ग्रामीण क्षेत्र पिछड़ गए, सरकार पर खर्च बहुत बढ़ गया। तो यहाँ पर ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अब देखिए 1970 के बाद कई देशों में कर्ज और आर्थिक संकट आने लगा। मतलब ये जो विचार था इसके कारण हमने देखा कि कई देशों में संकट भी आने लगे। इसीलिए फिर यहाँ पे जो दूसरा विचार है वो भी देखिए, विकासोन्मुख राज्य। अब जब बाजार अकेला विकास नहीं ला पा रहा था तो देश मानने लगे। एक देखिए साथ में ही हम पढ़ रहे हैं, एक विचार अभी हमने पढ़ लिया, इसका मतलब हमने अच्छे से समझ लिया, इसका मतलब आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये जो विचार है इसको आपने समझा, इसके प्रभाव को समझ लिया, ठीक है। अब देखिए एक और विचार था जिससे हम कह रहे हैं कि विकासोन्मुख राज्य। अब ये क्या विचार था? तो ये जो विचार था इसमें ये था कि जो राज्य है, जो सरकार है, वो भी मतलब काफ़ी ज़्यादा बाजार में हस्तक्षेप करें। मतलब जब बाजार अकेला विकास नहीं कर पा रहा था तो देश मानने लगे कि जो राज्य है, जो सरकार है, उसको विकास की दिशा तय करनी चाहिए। इसलिए सरकार ने क्या किया, बड़ी कंपनियां और बैंक अपने नियंत्रण में लिए, ऊर्जा, परिवहन, स्टील, मशीनरी आदि क्षेत्रों पर ज़्यादा निवेश किया, शिक्षा और तकनीकी संस्थान खोले। लेकिन फिर हम आगे देखते हैं ना दोस्तों कि कुछ संकट आता है, फिर नव उदारवादी विचार भी प्रबल होता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो विचार था इसका उद्देश्य यही था कि सरकार पहले क्या करे, प्रोत्साहन दे, थोड़ा मतलब पुश करे, अर्थव्यवस्था को थोड़ा पुश करें, ठीक है, प्रोत्साहित करें, मतलब जिससे ताकि अर्थव्यवस्था आगे बढ़े। कुछ सफलता मिली लेकिन कई देशों में खराब प्रबंधन और अत्यधिक सरकारी खर्च की वजह से कठिनाइयां सामने आई। तो ये विचार भी आपको समझ में आ गया। एक और विचार है निर्भरता सिद्धांत। देखिए जब आयात प्रतिस्थापन, औद्योगिकरण और सरकारी मॉडल, जो अभी मैंने आपको बताया वो सरकारी मॉडल भी कहते हैं उसे, कठिनाइयों में फंस गए, तब विचारकों ने कहा गरीब देश इसलिए पीछे नहीं हैं कि उन्होंने पर्याप्त मेहनत नहीं की, बल्कि इसलिए पीछे हैं कि पूरी वैश्विक व्यवस्था असमान है। एक बार मैं सारी बातें फिर से कंक्लूड कर देता हूँ। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे बस ये बताया जा रहा है कि औपनिवेशिक शासन से जो देश पहले उपनिवेश थे वो स्वतंत्र हुए, ठीक है, कई सारे देश स्वतंत्र हुए। अब उनके मतलब उनके अंदर ये सवाल था कि हम कैसे, जो औपनिवेशिक ढांचा है, जो औपनिवेशिक शक्तियों ने हमारे देश में जो व्यवस्था बना रखी है, कैसे हम उससे बाहर निकलें, ठीक है, उस संरचना से हम कैसे बाहर निकलें। तो कई मतलब यहाँ पे विचार आए जिसमें से 3 प्रमुख विचार यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। ये जो नए स्वतंत्र देश थे, जो विकासशील देश कह लो, ठीक है, इन्होंने एक आयात प्रतिस्थापन, औद्योगिकरण के विचार को अपनाया, ठीक है, और इस विचार को भी अपनाया कि जो विकासोन्मुख राज्य यानी कि जो सरकार है वो कई सारी चीज़ें अपने हाथ में रखे, सरकारी स्कूल हों, सरकारी हॉस्पिटल्स हों, कई सारी कंपनियां सरकार ने अपने हाथों में रखी इस विचार के अंतर्गत, ताकि सरकार थोड़ा सा मतलब मदद करे अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में और लोगों के लिए कुछ कल्याणकारी कार्य सरकार करे। इस विचार को भी अपनाया, लेकिन ये दोनों ही विचार को अपनाया, लेकिन तब भी कुछ खास विकास नहीं हुआ। तब जाके एक निर्भरता सिद्धांत आया। कुछ विचारकों ने बताया कि देखिए ये जो विकासशील देश हैं, ये जो देश हैं जो उपनिवेश थे पहले, ये अपना विकास इसलिए नहीं कर पा रहे, मतलब इन्होंने बताया कि वैश्विक व्यवस्था ही ऐसी है जो कि असमान है, ठीक है, इसलिए ये देश अपना विकास नहीं कर पा रहे। यही निर्भरता सिद्धांत है जिसमें ये बताया जाता है कि विश्व में ऐसी व्यवस्था बनी हुई है कि जो विकासशील देश हैं वो अपना विकास नहीं कर पाते, वो निर्भर रहते हैं एक तरह से विकसित देशों पर, और विकसित देश मतलब हमेशा लाभ में रहते हैं, ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार, और विकासशील देश जो हैं वो उनकी ज़रूरतें पूरी करते रहते हैं। अमीर देशों की समृद्धि गरीब देशों की निर्भरता से बनी रहती है। इसी को कहा गया अविकास का विकास, मतलब डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट। इसका मतलब है दुनिया जैसे चल रही है उसी में गरीब देश गरीब बने रहते हैं, मतलब व्यवस्था ही ऐसी है। ये सिद्धांत कहता है कि विश्व में व्यवस्था ही ऐसी बनी हुई है जिससे कि गरीब देश गरीब बने रहते हैं।
तो यहाँ पे यहाँ पे ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। अब थोड़ा और आगे जा रहे हैं हम। अब हम यहाँ पे 1980 के दशक के आसपास की बातें कर रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ना, पहले भी बताया है, फर्स्ट यूनिट में भी मैंने आपको बताया कि 1970 के दशक तक हमने देखा कि कई सारे आर्थिक संकट देखने को मिले हमें विश्व स्तर पर, क्योंकि पहले देश बात कर रहे थे कल्याणकारी राज्य की, फिर बात मतलब देशों ने मतलब ऐसे विचार को अपनाया कि सरकार को भी कई सारी चीज़ें करनी चाहिए, कई सारे उद्योगों में सरकार को निवेश करना चाहिए, सरकारी उद्योग होने चाहिए, कई सारे क्षेत्रों में सरकार को भी मतलब हस्तक्षेप करना चाहिए, ऐसा विचार आ रहा था। कल्याणकारी राज्य का विचार मजबूत हो रहा था। लेकिन कई सारे संकट भी आ गए थे 1970 के दशक तक। सरकारी खर्च बहुत बढ़ चुका था, ठीक है, मतलब कई तरह के संकट देखने को मिले। फिर ऐसे में जो नव उदारवादी विचार है ये मजबूत हुआ। इसने कहा कि देखो, सरकार को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, बाजार को, मार्केट को खुला छोड़ देना चाहिए, स्वतंत्रता अधिक होनी चाहिए और निजीकरण अधिक होना चाहिए, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन अधिक होना चाहिए। इसकी इसने बात की, ठीक है, मतलब नव उदारवादी नीतियां सामने आई। 1980 के दशक में कई देशों ने बाजार आधारित नीतियां अपनाई। सरकार ने अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप कम किया और विदेशी कंपनियों और वह पूंजी को आने दिया। सरकारी कंपनियां बेची गई, प्राइवेटाइजेशन हुआ, सब्सिडी कम की गई, ठीक है, आयात निर्यात पर रोक कम की गई, मतलब व्यापार को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके इसके लिए आयात निर्यात पर रोक कम की गई। निवेशकों को खुली छूट दी गई कि निवेशक निवेश कर पाएँ। इस दौर में दुनिया की अर्थव्यवस्था वित्त पर ज़्यादा निर्भर हो गई, मतलब पैसे पे बहुत ज़्यादा निर्भर हो गई थी दुनिया इस समय। विदेशी पैसा तेज़ी से देशों के अंदर आता और अचानक बाहर निकल जाता। इससे कई आर्थिक संकट पैदा हुए। आज भी इसका डर बना रहता है। कई बार किसी देश में विदेशी व्यक्ति निवेश करते हैं तो जो सरकार होती है उसको ये डर बना रहता है कि अचानक से ये सारा पैसा निकल ना जाए। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि इस समय कई बार ऐसा देखा गया कि विदेशी पैसा तेज़ी से देशों के अंदर आता लेकिन अचानक बाहर निकल जाता। इससे कई देशों में आर्थिक संकट भी आए, ठीक है, यहाँ पे बताया गया है। कुछ देशों ने बाजार और सरकार दोनों का मिश्रित मॉडल अपनाया, जैसे कि चीन ने। कुछ देश कर्ज और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक की शर्तों में फंस गए। मतलब यहाँ पे ऐसा है कि कुछ देश ऐसे हुए कि कर्ज लेना पड़ा कई देशों को, ठीक है, दूसरे जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जो देश हैं उनसे, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है, IMF है, और जो वर्ल्ड बैंक है, इनकी नीतियों को मानने के लिए बाध्य भी होना पड़ा कई देशों को। तो ये बातें हैं यहाँ पर। वैश्विक मूल्य श्रृंखला युग। अब देखिए ये क्या है, तो देखिए नया रूप में निर्भरता। अब देखिए अब उत्पादन एक ही देश में नहीं होता। उदाहरण के लिए डिजाइन अमेरिका में, असेंबलिंग चीन में, पैकेजिंग मैक्सिको में। असेंबलिंग मतलब ये होता है जैसे कि मोबाइल के अलग अलग पार्ट्स हैं, उनको एक देश में लाया गया और जोड़कर बना दिया गया, तो ये हो गया असेंबलिंग करना। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कुछ नई चीज़ें हमें देखने को मिलती है। एक वैश्विक मूल्य श्रृंखला का युग देखने को अब हमें मिलता है। इसमें क्या होता है कि एक ऐसी निर्भरता देखने को मिलती है हमें। इसमें एक चीज़ तो ये है कि अब उत्पादन एक ही देश में नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि जो विकासशील देश हैं वहाँ पर सस्ता श्रम होता है और उत्पादन होता है वहाँ पर, मतलब उत्पादन विकासशील देशों में किया जा रहा है, वहाँ का जो सस्ता श्रम है उसका उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। और जो विकसित देश हैं वो अधिक लाभ में होते हैं क्योंकि वो डिजाइन कर रहे हैं, वो ब्रांड, मतलब वहाँ के कई ब्रांड होते हैं, वो तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं, तकनीकों से संबंधित काम पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, फाइनेंस पर यानी कि निवेश वगैरह से संबंधित चीज़ें वो कर रहे हैं। तो निर्भरता खत्म नहीं हुई, बस नया रूप ले लिया कि जो काम जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग का काम है तो वो विकासशील देशों में करा लिया गया कि वहाँ पर लेबर सस्ते हैं, ठीक है। बाकी जो तकनीक से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो फाइनेंस से संबंधित चीज़ें हैं, जो डिजाइनिंग है किसी प्रोडक्ट की, वो अभी भी विकसित देशों में ही होती है, अधिकतर वो विकसित देशों में होती है। तो इसे भी एक निर्भरता ही कहा गया, बस थोड़ा नया रूप बताया गया। अब यहाँ पर देखिए ब्रिक्स और उभरती अर्थव्यवस्थाएं। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो 21वीं सदी में कुछ विकासशील देश तेज़ी से आगे आए, जैसे कि ब्राज़ील, रूस। अब देखिए विकासशील लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि रूस भी पूरी तरह विकासशील है, बस यहाँ पे एक विकल्प के रूप में बातें की जा रही हैं। जैसे कि 21वीं सदी में कुछ विकासशील देश तेज़ी से आगे बढ़े, जैसे कि ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। इन्हें मिलाकर कहा गया ब्रिक्स। इन देशों ने पश्चिम पर निर्भरता कम करने के लिए, जो पश्चिमी देश हैं, जो यूरोपीय देश हैं, उस पर निर्भरता कम करने के लिए नए वित्तीय संस्थान बनाने और दक्षिण सहयोग बढ़ाने की कोशिश की। मतलब ब्रिक्स ने एक मतलब गैर पश्चिम सहयोग बढ़ाने की भी कोशिश की, पश्चिम पर निर्भरता कम हो सके ऐसा प्रयास भी किया। लेकिन इन देशों के बीच मॉडल और हित अलग अलग होने से पूर्ण एकता नहीं बन पाई। हालांकि दोस्तों आज हम देखते हैं कि ब्रिक्स का काफ़ी महत्व बढ़ा है और अमेरिका और जो पश्चिमी यूरोपीय देश हैं वो इसे एक तरह से अपने विरोध में देखते हैं। अमेरिका ब्रिक्स का काफ़ी कड़ा विरोध करता है। अब देखिए चीन का उभार। चीन ने एक मिश्रित मॉडल अपनाया, बाजार आधारित सुधार, लेकिन महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर। बस यहाँ पर सिंपल सा ये समझ लीजिए कि
चीन ने अपना काफ़ी विकास किया, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा बस ये समझ लो, ज़्यादा डिटेल में नहीं समझना कि चीन ने कैसे विकास किया। अब देखिए चीन सफल क्यों रहा, तो एक कारण था स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मतलब उसने खास आर्थिक क्षेत्र बनाए, ठीक है, उद्योगों के लिए, ठीक है, निर्यात आधारित उद्योग, तकनीकी निवेश किया, बेहतर अवसंरचना, ठीक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी बेहतर किया, इसलिए चीन काफ़ी सफल रहा। अभी यहाँ पर हमने कई पॉइंट्स को समझा, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डिजिटल पूंजीवाद। देखिए यहाँ पर कई सारी बातें आपको बताई जा रही हैं, इन्हें समझिए। देखिए अब अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा डेटा, इंटरनेट और प्लेटफॉर्म कंपनियों पर आधारित हो गया है। गूगल, अमेजन, मेटा, टेंसेंट, अलीबाबा जैसी कंपनियाँ डेटा और तकनीक को नियंत्रित कर मुनाफा कमाती हैं। कुछ देशों में डिजिटल उद्योग जैसे कि भारत और चीन में तेज़ी से बढ़ा है, लेकिन तकनीक, क्लाउड और पेटेंट का नियंत्रण अभी भी ज़्यादातर अमीर देशों के और बड़ी कंपनियों के पास है। मतलब नई तकनीक के साथ भी नई तरह की निर्भरता और असमानता पैदा हो रही है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि देखिए अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें डिजिटल पूंजीवाद भी देखने को मिल रहा है, मतलब डिजिटल चीज़ें भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं विश्व में, हमें दिखाई दे रहा है डेटा और इंटरनेट का बहुत महत्व हो गया है, ठीक है। जो इंटरनेट आधारित जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, उनका बहुत महत्व बढ़ गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बहुत महत्व बढ़ गया है, ठीक है। कई जो कंपनियां हैं इनसे संबंधित गूगल, अमेजन, मेटा, इनका प्रभाव हम जानते हैं, ठीक है, ये काफ़ी बड़ी कंपनियां हैं। लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि व्यवस्था ऐसी है कि अभी भी हमें जो विकासशील देश हैं उनकी निर्भरता दिखाई देती है, कि अभी भी असमानता विश्व में इस क्षेत्र में भी बनी हुई है। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो तकनीक है, जो क्लाउड मतलब आप समझ रहे होंगे कि जो डाटा सेविंग की होता है क्लाउड पर, ठीक है, और पेटेंट का नियंत्रण अभी भी ज़्यादातर जो अमीर देश हैं उनके पास है और बड़ी कंपनियों के पास है। अभी तक हमने जितना भी समझा आपके लिए, आप अभी तक आपने जितना भी मतलब समझा, अभी आप उसको होल्ड पर रख सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पर्यावरण, असमानता और नई चुनौतियाँ, ठीक है। कुल मिलाकर कहा जाए, अगर आपको टॉपिक में कन्फ्यूज़न हो रही है, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको बताया कि डिजिटल पूंजीवाद, अब आप लोग कुछ बच्चे हो सकते हैं जो बहुत डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। अब वो कहेंगे भैया मतलब वो कहेंगे कि सर मतलब डिजिटल पूंजीवाद का मतलब क्या है। अब अगर देखो आपको इसका मतलब नहीं भी समझ में आ रहा ना, आपको मेन कॉन्सेप्ट जो मैंने समझा दिया, यहाँ पे जो 4 लाइनें लिखी हैं वो मैंने जो आपको समझा दी, यही इनफ है। मतलब आप समझ गए कि जो टॉपिक के अंदर की जो बातें अगर आपने वो भी समझ ली ना तो वो भी इनफ है। क्वेश्चन किसी भी तरह से बन के आएगा एग्जाम में, आप समझ जाओगे कि ये आपसे क्या पूछ रहा है और फिर आप कई सारी चीज़ें वहाँ पे बता सकते हो। अब यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखिए तेज औद्योगिकरण से पर्यावरण और जलवायु संकट बढ़ा है। काम का स्वरूप बदल गया है, स्थायी नौकरियों की जगह अब गिग वर्क ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जैसे कि स्विगी, जोमेटो वगैरह पे हम देखते हैं ना जो डिलीवरी का काम किया जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जितना आइटम मतलब जितनी बार डिलीवर किया जाएगा, ठीक है, उसी हिसाब से पर डिलीवरी पर वो पैसा कंपनी देती है, ठीक है, वर्कर को। तो ये इसे हम गिग वर्क कहते हैं। जैसे आजकल राइड वगैरह भी काफ़ी हो रही है, तो जितनी राइड जो भी मतलब व्यक्ति है वो राइड लेता है, ठीक है, उसको राइड के हिसाब से उसका कमीशन मिलता है। तो ये गिग वर्क है, मतलब स्थायी नौकरियां कम हो गई हैं, गिग वर्क बढ़ा है। ग्रामीण और शहरी असमानता बढ़ रही है, ठीक है। ये सारी चुनौतियां हमें दिखाई देती हैं कि पर्यावरण से संबंधित चुनौती है, ठीक है, और काम का स्वरूप बदल चुका है, ग्रामीण और शहर में हमें असमानता देखने को मिलती है। तो चुनौतियाँ अभी हमने समझी। अब देखिए 20वीं सदी के अंत तक पूंजीवाद एक नए चरण में पहुंच गया, जिसे हम आज वैश्वीकरण कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो वैश्वीकरण है वो भी एक तरह से पूंजीवाद के अंतर्गत हमें दिखाई दे रहा है। मतलब विश्व में वैश्वीकरण हुआ है, एक तरह से कह लो कि पूंजीवाद आया है, पूंजीवाद का प्रभाव बढ़ा है। अब वैश्वीकरण का मतलब तो आपको पता ही है, मतलब सामान, पैसा, जानकारी और कंपनियां पूरी दुनिया में घूमने लगी हैं। बहुत आसान हो गया एक देश से दूसरे देश में जाना, पैसे का आदान प्रदान, पैसे ट्रांसफ़र करना, जानकारी आदान प्रदान करना, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हुआ है विश्व में। चीज़ें एक देश में डिज़ाइन होती हैं, दूसरे देश में बनती हैं, तीसरे से पैसा आता है और चौथे देश में बिकती हैं। अब देखिए ये सारी चीज़ें हुई हैं। राष्ट्र राज्य सिंपल सा मतलब है जो देश हैं, ठीक है, जो देश हैं वो अभी भी मौजूद हैं, लेकिन उनकी आर्थिक आज़ादी कम हो गई। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वैश्वीकरण आया है विश्व में, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जो देश हैं उन पर कुछ प्रभाव भी पड़ा है वैश्वीकरण का, और पूंजीवाद का देशों के ऊपर कुछ प्रभाव पड़ा है। क्या प्रभाव पड़ा है वो ये है, अब कई सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमें दिखाई देती हैं, MNCs, TNCs दिखाई देती हैं। वो मतलब इतनी बड़ी कंपनियां होती हैं कि उनका सरकारों पर भी प्रभाव होता है। कई सारी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं हैं
ठीक है, उनमें भी उनका प्रभाव होता है। तो अब सरकार कोई डिसीजन ले रही है, कोई नियम बना रही है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भी प्रभाव होता है। कई बार सरकार ऐसे आर्थिक नियम बनाती है जिसमें वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करती हैं कि वो कंपनियां आएँ और उनके देश में उत्पादन करें। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे कि IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, तो ये जो संस्थाएं हैं इनका प्रभाव दूसरे देशों पर भी होता है। अब कोई देश जो वर्ल्ड व्यापार ऑर्गेनाइजेशन का, WTO का संगठन का, मतलब WTO का सदस्य है, जब कोई वो देश व्यापार से संबंधित नियम बनाएगा तो वो ये भी ध्यान रखेगा कि अरे मतलब मैं कोई नियम बना रहा हूँ तो वो नियम ऐसा ना हो कि वो WTO के नियम का उल्लंघन हो जाए। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो राष्ट्र राज्य यानी कि जो देश हैं, कंट्रीज़ हैं, उन पर ये जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इनका भी प्रभाव होता है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि जो देश हैं उनकी आर्थिक आज़ादी में थोड़ी कमी देखने को मिलती है। और वैश्विक नियम है, देखिए वैश्विक स्तर के कानून हमें देखने को मिलते हैं, सब उस पर असर डालते हैं, देशों पर ये सब असर डालते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। बाकी मैंने वैश्वीकरण का टॉपिक आपको कई बार पढ़ाया है अलग से, तो अगर आपने पहले भी पढ़ रखा है तो यहाँ पे सारी बातें ईजिली आपको समझ में आ रही होंगी। देखिए दृष्टिकोण, अब देखिए ये जो व्यवस्था है, कुछ लोग कहते हैं ये अच्छा है, मतलब ज़्यादा व्यापार, ज़्यादा मौके, तकनीक, यात्रा और जुड़ाव। कुछ लोग कहते हैं ये शोषण का नया रूप है, मतलब ये जो वैश्वीकरण हुआ है, ये जो पूंजीवाद फैला है विश्व में, लोग कहते हैं कि देखो ये इससे ज़्यादा व्यापार हो रहा है, ज़्यादा मौके मिल रहे हैं, ये सब अच्छा है, तकनीक का आदान प्रदान हो रहा है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये शोषण का एक नया रूप है, अमीर देश और कॉरपोरेट, मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो और मजबूत हो रही हैं और गरीब देश और मजदूर हैं वो कमज़ोर हो रहे हैं। असलियत मतलब दोनों बातें, देखिए असलियत यही है कि दोनों बातें साथ साथ चलती हैं, मौके भी बढ़ते हैं लेकिन असमानता भी बढ़ती है। मतलब यह है कि अगर आप कंक्लूजन लिखें तो आप ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ी मतलब सुधार की आवश्यकता है, जहाँ भी हमें कोई समस्या दिखती है वहाँ पे सुधार की आवश्यकता है। तो यहाँ तक आपको कई सारी बातें समझ में आई होंगी। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ। एक्चुअली यहाँ पे लिखा है बहुराष्ट्रीय निगम, यहाँ पे TNCs की बात की जा रही है। देखिए आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकत अक्सर इन कंपनियों के पास है। ये बहुत बड़ी कंपनियां होती हैं, ठीक है, ये कई देशों में फैली रहती हैं। एक देश में इनका मुख्य दफ्तर होता है, हेडक्वार्टर किसी एक देश में होता है। कई देशों में फैक्ट्रियाँ, ऑफिस, सप्लायर और कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। रिसर्च, ब्रांड, फाइनेंस आमतौर पर अमीर देशों में, मतलब आम तौर पर देखा जाए तो ये जो कंपनियां जैसे रिसर्च से जुड़े जो काम करती हैं, ठीक है, अपने ब्रांड को और ज़्यादा मतलब प्रभावी बनाने के लिए जो काम करती हैं, फाइनेंस से संबंधित, पैसा जुटाने से संबंधित जो काम करती हैं वो आमतौर पर विकसित देशों में करती हैं ये कंपनियां, ठीक है। और दूसरे जो काम है वो विकासशील देशों में, जैसे कि उत्पादन हो गया, असेंबलिंग हो गई। असेंबलिंग मतलब सामान, जैसे अलग अलग पार्ट्स किसी देश में आ गए किसी सामान के, उनको जोड़कर वो सामान पूरा बना दिया गया, ठीक है। खनन ज़्यादातर ये विकासशील देशों में करती हैं। कंपनी खुद एक छोटा विश्व सिस्टम बन जाती है, खुद एक छोटा विश्व व्यवस्था बनती है। अब देखिए यहाँ पे कुछ बातें समझ लो। देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां और बहुराष्ट्रीय निगम, यहाँ पे एक तरह से दोनों की ही बात हो रही है। देखिए सिलेबस में बस ये लिखा है TNCs यानी कि ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन। अब तभी मैं यहाँ पे आपको दोनों बता देता हूँ। देखो TNCs और MNCs दोनों में अंतर क्या होता है। देखो जो MNCs होती है इनका मुख्यालय और TNCs का मुख्यालय नॉर्मल एक देश में ही होता है, ठीक है, ये बात सेम है लगभग। लेकिन ये जो TNCs होती हैं, जो बड़ी और भी बड़ी कंपनियां होती हैं, इनकी मतलब कई सारे डिसीजन मेकिंग जो होते हैं वो दूसरे देशों में भी ये ले लेते हैं। कई सारी जो इनकी यूनिट्स होती हैं जो दूसरे देशों में होती हैं, उनको भी कई सारी शक्तियां दी जाती हैं कि वो खुद भी थोड़े बहुत डिसीजन ले सकती हैं। MNCs में क्या होता है कि जो मुख्य हेडक्वार्टर है, जो मेन जो मुख्यालय है, ठीक है, वो किसी एक देश में ही होता है, लेकिन सिर्फ ज़्यादातर निर्णय वही लेता है। दूसरे देशों में इनकी बस शाखाएँ होती हैं, ब्रांचेस होती हैं। और TNCs में जो ब्रांचेस होती हैं उनके पास थोड़े ज़्यादा अधिकार होते हैं, जैसे कि वो कुछ डिसीज़न वगैरह भी ले सकते हैं। बस इतना सही अंतर है, बाकी संदर्भ देखोगे तो यहाँ पे दोनों की ही बात हो रही है। अब देखिए ये जो चीज़ें हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ हैं, इनसे वैश्विक दक्षिण को क्या फ़ायदा होता है आप हिंदी में लिख लेना, ठीक है, मैंने यहाँ पर इंग्लिश लिख दिया है। जो ग्लोबल साउथ के देश हैं, जो विकासशील देश हैं, उनको क्या फ़ायदा होता है। देखिए रोज़गार मिलता है वहाँ के लोगों को, कुछ तकनीक आती है, ठीक है, निर्यात बढ़ता है, ये फ़ायदा होता है। लेकिन देखिए कुछ समस्याएँ भी हैं, कम मजदूरी, ख़राब काम की शर्तें, जो मतलब काम की शर्तें होती हैं मज़दूर की, जो काम की दशाएं होती हैं वो भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, मजदूरी भी कम मिलती है। सबसे ज़्यादा मुनाफा कंपनियों को होता है, ठीक है। टैक्स छूट, नियमों में ढील से राज्य की जो आय है वो कम हो जाती है। देखिए कई बार जो राज्य होता है, जो सरकार होती है, वो कई तरह के टैक्स में छूट देती हैं ताकि कंपनियाँ हमारे देश में आएँ, ठीक है, ताकि कंपनियाँ उनके देश में आएँ। इसलिए भले वो टैक्स में छूट देती हैं, लेकिन इससे राज्य की जो आय होती है उसी को नुकसान होता है। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होता है वहाँ के, पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है। तो ये सारी बातें हैं। अब देखिए डिजिटल कंपनियाँ
जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, कई सारी कंपनियां हैं, तो डेटा, जानकारी और सोच तक पर असर डालती है। मतलब इनका असर हम जानते हैं कई ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा इनका असर है। और आज के टाइम पे हम देख रहे हैं जिस तरह से दुनिया डिजिटलाइज्ड हो रही है, जिस तरह दुनिया डिजिटल चीज़ों पर निर्भर हो रही है, उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि इन कंपनियों का महत्व बहुत है, इनका काफ़ी प्रभाव होता है। इसे प्लेटफॉर्म कैपिटलिज्म यानी कि प्लेटफॉर्म पूंजीवाद कहते हैं। यहाँ पे ये सारी बातें हैं। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वैश्विक उत्पादन नेटवर्क, जीपीएन्स, दुनिया भर में बटी हुई उत्पादन श्रृंखला। अब यहाँ पर एक तरह से आपको कई सारी, देखिए यहाँ पे जैसे कि हम पढ़ रहे थे ना, किस तरह से पूंजीवाद फैला, पूंजीवाद को पढ़ते पढ़ते हम यहाँ तक आ गए। यहाँ पे बस यही बताया जा रहा है किस तरह से जो नए बदलाव आए हैं विश्व में, वो भी आपको बताया जा रहे हैं कि अब क्या होता है, एक सामान किसी एक देश में नहीं बन रहा, वो कई देशों में बन रहा है। जिस देश में बन रहा है वो हो सकता है उस देश में बिके भी ना, किसी और में उस सामान को बेचा जा रहा है। तो यहाँ पे ये सारे बदलाव भी आपको बताए जा रहे हैं। देखिए, पहले एक देश में पूरा उद्योग लगता था, डिजाइन वहीं होता था, सब कुछ वहीं होता था, फैक्ट्री वहीं लगती थी, सामान वहीं बन जाता था। अब क्या होता है, मान लीजिए एक मोबाइल है, तो वो 10 से 20 देशों का उस मोबाइल को बनाने में योगदान होता है। ऐसा हो जाता है, मतलब कई देशों में काम हो रहा है। जैसे कि डिज़ाइन मान लीजिए अमेरिका में बन रहा है, या कोरिया में, या किसी और देश में डिज़ाइन बनाया गया मोबाइल का, ठीक है। उसके जो पार्ट्स हैं, उसके अलग अलग जो पार्ट्स लगेंगे मोबाइल में, उसका ऑर्डर अलग अलग देशों को दे दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए बैटरी, मान लीजिए बैटरी है, तो उसको जर्मनी या कोरिया से कह दिया गया कि वहाँ से ये पार्ट्स ले लिए जाएँ, या दूसरे देश से जो दूसरे पार्ट्स हैं वो मंगा लिए गए। असेंबल चीन या वियतनाम में कर दिया गया, या किसी दूसरे देश में, मान लीजिए भारत में कर दिया गया। मतलब कई सारे पार्ट्स अलग अलग देशों से मंगाए गए और उनको असेंबल कर दिया गया, किसी एक देश में पार्ट्स को जोड़कर वो सामान बना दिया गया। इसे कहते हैं वैश्विक उत्पादन नेटवर्क। इसे क्या कहते हैं, वैश्विक उत्पादन नेटवर्क, ग्लोबल वैल्यू चेन्स या ग्लोबल प्रोडक्शन नेटवर्क्स, ठीक है। बड़ी कंपनी जो होती है वो ब्रांडिंग करने में, ठीक है, प्रचार करने में अपने ब्रांड का, डिजाइन और मार्केटिंग और फाइनेंस संभालती है, ठीक है, पैसे का लेन देन वगैरह को संभालती है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ से हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, कहाँ निवेश करना है। ये बाकी काम ठेकेदारों और सप्लायर के जरिए सस्ते देशों में करवाती हैं। नतीजा क्या होता है, काम तो मिलता है पर कुल वैल्यू का हिस्सा बहुत कम मिलता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो जो कंपनियां हैं, ठीक है, जो बड़ी कंपनियां हैं, उनको ज़्यादा फायदा होता है, ये कहा जा रहा है यहाँ पर। आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे है शब्द फाइनेंशियलाइजेशन, यानी कि वित्तीयकरण, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लेना वित्तीयकरण हिंदी में। अब देखिए इसका क्या मतलब है। देखिए, जब पैसा खुद उत्पाद बन जाता है, देखिए दोस्तों, फाइनेंशियलाइजेशन यानी कि वित्तीयकरण का यहाँ पर मतलब यही है कि अब यहाँ पर क्या किया गया कि जो पैसा है उसे निवेश के द्वारा बढ़ाया जाने लगा। देखिए 1980 के बाद से शेयर मार्केट, बॉन्ड, डेरिवेटिव्स, हेज फंड्स, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बहुत तेज़ी से बढ़े। अब कंपनियां सिर्फ उत्पादन से नहीं, शेयर की कीमत, ब्याज, वित्तीय खेलों से भी कमाती हैं। निवेशक पूंजी कभी भी किसी भी देश में डालकर झट से बाहर खींच सकते हैं। यहाँ पर आपको वित्तीयकरण को समझाया जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर सिंपल सा है कि अब इन्वेस्टमेंट के माध्यम से पैसा को बढ़ाने का प्रयास किया जाने लगा है। जैसे कि कोई कंपनी है जो कि किसी दूसरी कंपनी में निवेश कर देती है, इन्वेस्टमेंट कर देती है। अब अगर उस कंपनी के शेयर बढ़ जाते हैं तो जो पैसा निवेश किया गया था, इन्वेस्टमेंट किया गया था, वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। बड़ी बड़ी जो कंपनियां आ गई हैं, अब वो मतलब लोन प्रोवाइड कर रही हैं, तो लोन प्रोवाइड करने से जो ब्याज आता है तो उससे भी पैसा मतलब मिलता है। मतलब समझिए कि पैसा अपने आप में ही एक उत्पाद बन गया। तो यहाँ पर आपको एक व्यवस्था समझाई जा रही है, ठीक है, कि पैसा अपने आप में ही एक प्रोडक्ट बन गया, कि अब पैसे को ही निवेश करके बढ़ाया जाने लगा है। तो यहाँ पे ये बातें आपको समझ में आई होंगी। देखिए, इससे सरकारें निवेशक अनुकूल माहौल बनाए रखने के दबाव में रहती हैं। अब कई बार क्या होता है कि निवेशक जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन फिर वो पैसा निकाल भी लेते हैं। तो इससे क्या होता है, जो देश की सरकारें होती हैं उनके लिए एक डर का माहौल ये होता है कि जो निवेशक हैं, स्पेशली जो विदेशी निवेशक हैं, वो अपना पैसा तुरंत ना निकालें। तुरंत का मतलब ये भी है कि कई सारे जो मान लीजिए 100 विदेशी निवेशक ने किसी एक देश में निवेश किया है, ठीक है। अब उस देश की सरकार ये कोशिश करेगी कि ये जो 100 निवेशक हैं ये धीरे धीरे पैसा निकालें, एक साथ सारे पैसा ना निकालें। इससे उस देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो इसलिए जो सरकारें होती हैं वो निवेशक अनुकूल माहौल बनाए रखने का प्रयास भी करती हैं, तो उन पर एक दबाव ये भी रहता है, ठीक है।
मज़दूरों की सौदेबाजी की ताकत घटती है। अब क्योंकि जो कंपनियां हैं वो मजबूत होती हैं, तो जो मज़दूर हैं उनकी सौदेबाजी की ताकत घटती है। विकासशील देशों में अचानक संकट, जैसे एशियाई संकट 1997 आ जाते हैं। आज की अर्थव्यवस्था ग्लोबल प्रोडक्शन प्लस ग्लोबल फाइनेंस का मिला जुला रूप है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो फाइनेंस है ये इसकी भूमिका काफ़ी बढ़ गई है, निवेश की भूमिका काफ़ी बढ़ गई है। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर जो विदेशी निवेशक हैं वो किसी देश से पैसा निकाल लेते हैं सारा, तो उस देश की अर्थव्यवस्था पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ सकता है, स्पेशली विकासशील देशों पर। ठीक है, तो कई बार ऐसा देखा गया है जब जो विदेशी इन्वेस्टर्स हैं जब वो अपना पैसा निकाल लेते हैं काफ़ी बड़ी मात्रा में, इससे क्या होता है तो उन देशों में संकट भी आ जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि एशियाई संकट 1997। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आज की जो अर्थव्यवस्था है वो सिर्फ प्रोडक्शन पर ही नहीं टिकी हुई, वो ग्लोबल फाइनेंस पर भी टिकी हुई है। ग्लोबल फाइनेंस मतलब विश्व स्तर पर जो पैसा है उस पर भी टिकी हुई है, जो निवेशक हैं उन पर भी टिकी हुई है। जाहिर सी बात है आज के टाइम पर आप देखते हैं कई देशों की सरकारें कोशिश करती हैं कि जो अलग अलग देशों के जो निवेशक हैं वो उनके देशों में निवेश करें। ठीक है, तो ये भी बढ़ गया है। जहाँ फैक्ट्रियाँ और मजदूर भी वित्तीय तर्क से नियंत्रित होते हैं। मतलब ये है कि जो मजदूर हैं उनकी शक्ति में कमी आई है, उनकी जो एक तरह से कहते हैं ना मजदूरों के जो अधिकार हैं तो उसमें उसमें उनकी शक्ति की थोड़ी हमें यहाँ पे कमी दिखाई देती है, क्योंकि जब कंपनियाँ ताकतवर होती हैं तो ये जो मज़दूर हैं तो उनके अधिकारों में भी हमें दिखाई देता है कि थोड़ी कमी हमें दिखाई देती है। उदाहरण के लिए कई बार सरकारें ऐसी नीतियां बनाती हैं कि जो कंपनियां हैं वो अपने कर्मचारी को आसानी से निकाल सकती हैं, तो ऐसा होता भी है और कंपनियां कई बार अपने कर्मचारियों को समय समय पर निकाल भी देती हैं नौकरी से, तो मतलब स्थायी नौकरियां नहीं हो पाती, तो ये बातें भी हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय और गैर सरकारी संगठन। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कई सारे टॉपिक्स हैं, इनको थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करते हैं, टाइम ज़्यादा हो रहा है, हमारी वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है। सिंपल सा है, बहुत सिंपल टॉपिक हैं जो आपने पहले भी पढ़ रखे हैं। INGOs क्या हैं पहले समझ लो। NGO क्या होते हैं? NGO तो आपको पता है ना, जो गैर सरकारी संगठन होते हैं। ठीक है, ये सरकारी संगठन नहीं होते, इतना समझ लो। ये आमतौर पर इंसाफ की बात करते हैं, मानवता के लिए बात करते हैं। ठीक है, कोई सामाजिक मुद्दा है उसके लिए ये बात करते हैं, सामाजिक आंदोलन करते हैं, नागरिक संगठन होते हैं ये। ठीक है, ये जो INGOs हैं मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल के हैं ये अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन। उदाहरण के लिए जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक संगठन है। ये देखिए ये सरकारी नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक या नागरिक संगठन है। ठीक है, ये एक देश तक सीमित नहीं होते बल्कि कई देशों में काम करते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल है कई सारे इनके, जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल, रेड क्रॉस हो गया। ठीक है, और ग्रीन पीस, ठीक है, ऑक्सफैम, ये कुछ उदाहरण हैं अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन के। सिंपल तरीके से समझिए बस, इन्हें मिलाकर जो अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संघर्ष और संगठन बनता है उसे ही वैश्विक नागरिक समाज कहा जाता है। अब मतलब इनको जब हम मिलाते हैं तो जो संगठन बनता है उसे हम वैश्विक नागरिक समाज कहते हैं। सिंपल सा समझते हैं कि ये जो NGOs हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, ये काम क्या करते हैं। तो देखिए इनका मुख्य काम ये है कि मानव अधिकारों के लिए आवाज़ उठाना। जैसे कि कुछ जो INGOs हैं, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल के जो NGOs हैं वो मानव अधिकारों से जुड़े हुए हैं पूरी तरह। तो वो देखते हैं कि किसी देश में मानव अधिकारों का उल्लंघन ना हो, कहीं पर कोई उल्लंघन होता है तो वो रिपोर्ट भी प्रकाशित करते हैं, आवाज़ भी उठाते हैं, सरकार के खिलाफ बोलते भी हैं। ठीक है, जिसने भी मानव अधिकार का उल्लंघन किया है उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाते हैं। गरीबी, भूख, बीमारी जैसी समस्याओं पर काम भी करते हैं ये। पर्यावरण जैसे मुद्दे पर ही काम करते हैं, जलवायु परिवर्तन, जंगल जानवरों की रक्षा पर अभियान चलाना, कहीं युद्ध, आपदा, बाढ़, भूकंप हो तो राहत कार्य में ये शामिल होते हैं। सरकारों और कंपनियों पर नैतिक दबाव डालना, बताया मैंने आपको। ठीक है, अब देखिए जहाँ सरकार या बाजार लोगों का भला नहीं करते वहाँ ये संगठन आवाज़ और मदद दोनों बनते हैं। ठीक है, ये जो संगठन होते हैं ये एक तरह से हमेशा जो इंसाफ से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है ये उसमें आप इनको पाओगे। अगर जैसे कि मान लीजिए कहीं पर युद्ध हो रहा है तो कैसे शांति स्थापित हो सकती है, ये उसकी बात करते हैं। युद्ध में जो पीड़ित लोग हैं, ठीक है, उनकी सहायता हो सके, ठीक है, उनको भोजन मिल पाए, ठीक है, तो उसके लिए भी ये कार्य करते हैं। तो ये सारी बातें हैं। अब देखिए इनकी ताकत क्या है। तो देखिए ये जो है ये न्याय, मानवता, अधिकार और पर्यावरण से संबंधित जो मुद्दे हैं उस पर काम करते हैं। इंटरनेट, सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए दुनिया भर के लोगों को जोड़ते हैं। ठीक है, कई बार ये कर्ज माफ़ करने, पर्यावरण समझौते करवाने, युद्ध अपराध उजागर करने जैसे मुद्दों पर दुनिया का ध्यान खींचते हैं। ठीक है, मतलब सोसाइटी का ध्यान भी किसी मुद्दे पर खींचते हैं। कई बार कई जो NGOs हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो संगठन है उनके द्वारा कई वैश्विक मुद्दों को उठाया जाता है।
ठीक है, जिसकी तरफ सरकारें ध्यान नहीं दे रही, लोग ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है। तो ऐसा करके वो ये जो NGOs हैं वो क्या करते हैं, लोगों का ध्यान मुद्दे की ओर खींचते हैं। तो ये बात है। अब देखिए इन पर सवाल भी उठता है, ये जो संगठन है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, इन पर सवाल भी उठता है। जैसे कि कई बार इन पे ये सवाल उठता है कि जो विकसित राष्ट्र हैं, जो पश्चिमी देश हैं, उनका प्रभाव है इन पर। जैसे कि ज़्यादातर जो बड़े NGOs हैं, ठीक है, यूरोप और अमेरिका में हैं। दक्षिण के छोटे स्थानीय संगठनों की आवाज़ कम सुनाई देती है, ठीक है, यहाँ पे ये बात है। देखिए इंग्लिश में जब आप लिख रहे हैं तो देखिए INGOs लिख सकते हैं। हिंदी में अगर आप लिखेंगे तो आप हिंदी में लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन, आप ऐसे लिख देना, और ब्रैकेट में आप ऐसे लिख सकते हो INGOs। और अगर आपको शॉर्ट में लिखना है, ब्रैकेट में भी लिखना है, तो आपको ऐसे लिखना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत इतना ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक है। जैसे कि आपने हिंदी अल्फ़ाबेट में लिखा पहले I, ठीक है, फिर लिखा N, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, समझ रहे हो, फिर G, फिर O, ठीक है। तो ऐसे लिखना पड़ेगा, इससे बेटर है पूरा नाम लिख सकते हो अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन, और ब्रैकेट में चाहो तो INGOs साथ में लिख सकते हो। अब देखिए कई INGOs सरकारी या कॉरपोरेट फंड पर निर्भर होते हैं। तो मतलब ये है कि जो INGOs हैं उनकी स्वतंत्रता पर भी कई बार सवाल उठता है। ऐसे सवाल उठते हैं जैसे कि आप यूँ कह सकते हो कि जो विकासशील देश हैं, ठीक है, जिनका प्रभाव इन पर कम है, तो उनके मतलब विकासशील देशों में जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं, उन पर तो ये ज़्यादा मतलब सवाल उठाते हैं, या जो मानवाधिकार वगैरह की जो मानवाधिकार से संबंधित मुद्दे हैं उन पर ये ज़्यादा सवाल उठाते हैं। और दूसरी तरफ अगर कहीं विकसित देशों में कोई मानवाधिकार उल्लंघन वगैरह होता है तो उस पर इतना ध्यान नहीं देते, ऐसे कहकर इनके ऊपर सवाल उठाया जाता है। अब कितना सच है कितना झूठ है यहाँ पर हम ये बात नहीं कर रहे, ठीक है, वो तो आप आपके अपनी मतलब अंडरस्टैंडिंग पे डेवलप करता है। आप कई बार ऐसी न्यूज़ देखते होंगे, ठीक है, समय समय पर जो कई सारी खबरें आती हैं, तो उससे आप एक आइडिया लगा सकते हो कि किस तरह की स्थिति है। अब देखिए यहाँ पे ये कहा जाता है कि कई बार जो सरकारें हैं, जो कॉरपोरेट है, जो मतलब बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, इनका भी प्रभाव हो सकता है ये जो संगठन है इन पर, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी बातें हैं। ये चुनाव से नहीं आते, तो सवाल उठता है ये किसकी नुमाइंदगी करते हैं, वही बात। इसीलिए कोई इसे NGO इंडस्ट्री भी कहता है। सिंपल था, यहाँ पे हमने कई सारी बातें कर ली। बस एक बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखोगे, तो जैसे कि मैंने इंग्लिश यूज़ कर ली है शॉर्ट में पढ़ाने के लिए, ठीक है, टाइम भी कम था, तो आप इसी को आप इंग्लिश में लिख देना, ठीक है। NGO इंडस्ट्री भी आप हिंदी अल्फ़ाबेट में अक्षरों में लिख सकते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर भूमिका क्या है, देखो कुल मिलाकर कहा जाए तो जो अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है और वैश्विक नागरिक समाज है, देखिए इसकी भूमिका ये है कि मानव अधिकार, न्याय और पर्यावरण, लैंगिक बराबरी, देखिए हम इसकी भूमिका को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है कई सारे मुद्दों, जैसे कि मानव अधिकार से संबंधित जो मुद्दे हैं, जो न्याय हैं, ठीक है, पर्यावरण से संबंधित बात है, या लैंगिक बराबरी का जो मुद्दा है, ठीक है, डेटा अधिकार की जो बात है, तो ये दुनिया के सामने रखते हैं। राज्यों और कंपनियों को सीधा सवाल करते हैं, राज्यों और कंपनियों से ये सीधा सवाल करते हैं। ये दिखाते हैं कि वैश्वीकरण सिर्फ पैसा और व्यापार नहीं, बल्कि मूल्य, जिम्मेदारी और जवाबदेही का सवाल भी है। तो ये कई तरह के सवाल भी उठाते हैं पूंजीवाद पर, वैश्वीकरण पर भी, तो इनका महत्व भी है काफ़ी। इस तरह वे राज्य और बाजार के साथ एक तीसरा स्तंभ बनते हैं, जो ज़मीर, नैतिकता और सार्वजनिक हित की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बातें आपको समझ में आई। यहाँ पे हमने INGOs अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन के बारे में कई सारी बातें समझी। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे बात की जा रही है पर्यावरण और डिजिटल दौर में वैश्वीकरण। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो डिजिटल दौर चल रहा है, ये जो डिजिटल पूंजीवाद है, या ये जो पूंजीवाद है, इसने पर्यावरण को नुकसान पहुँचाया है, ठीक है। यहाँ पे यही बातें बताई जा रही हैं। जो पूंजीवाद है, जैसे कि उद्योग लगते हैं पूंजीवाद में, बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ, खेती, खनन, ये सब हुआ है, ठीक है। इससे क्या हुआ है, प्रकृति को नुकसान पहुँचा है, ठीक है। नदियाँ, जंगल, मिट्टी, ऊर्जा स्रोत तेज़ी से खत्म होने लगे हैं। वैश्विक स्तर पर प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन बढ़ा है, ठीक है। सबसे अधिक फ़ायदा जो है वो विकसित देशों को हुआ है, और नुकसान सबसे ज़्यादा विकासशील या जो गरीब देश हैं उनको झेलना पड़ा। इसे जलवायु असमानता कहा गया। अब देखो यहाँ पे एक जलवायु असमानता का टर्म आ रहा है, ये आपको बताया जा रहा है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि देखिए पूंजीवाद के द्वारा यहाँ पे पर्यावरण को नुकसान पहुँचा है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है जलवायु असमानता भी हमें देखने को मिलती है। इसका मतलब ये है कि जलवायु परिवर्तन का ज़्यादा असर विकासशील देशों पर हुआ है, जो कि जलवायु परिवर्तन के लिए ज़्यादा जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार ज़्यादा विकसित देश हैं, लेकिन
उनको फ़ायदा हुआ है, मतलब उन्होंने अपना एक तरह से औद्योगिकरण कर लिया है, ठीक है, वो पूरी तरह विकसित बन गए, उन्होंने संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया, ठीक है, पर्यावरण को नुकसान भी ज़्यादा पहुंचाया और उन्होंने अपना विकास कर लिया है, वो विकसित हो चुके हैं। अब वो पर्यावरण मतलब पर्यावरण संकट देखने को हमें मिल रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, तो इसका नुकसान किसको ज़्यादा हो रहा है? वो विकासशील देशों को हो रहा है। तो यही है जलवायु असमानता। ये टर्म इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। जो बच्चे मतलब जो आगे भी स्टडी करेंगे डीपली, जो कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। इसके लिए दुनिया ने कई बैठकें और समझौते किए हैं। अब देखिए, ये जो जलवायु असमानता का मुद्दा है, ठीक है, तो इसके लिए कई बैठकें हुई हैं, जलवायु को ठीक मतलब जलवायु परिवर्तन को धीरे करने के लिए, पर्यावरण ठीक रहे, सुरक्षित रहे, ठीक है, पर्यावरण साफ सुथरा रहे, स्वस्थ रहे, ठीक है, पर्यावरण को बचाने के लिए कई सारे मतलब समझौते वगैरह हुए हैं। लेकिन विकास और पर्यावरण बचाव के बीच अब भी टकराव है। कई सारे टकराव हमें अभी देखने को मिल जाते हैं, कई सारे सम्मेलन होते हैं, लेकिन मतलब कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर टकराव अभी भी है। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो पैसे का ही है। ये विकासशील देश हमेशा यही कहते हैं कि विकसित देशों को अधिक पूंजी देनी चाहिए, अधिक पैसा देना चाहिए, ठीक है, पर्यावरण के बचाव के लिए। अब देखिए दोस्तों, आगे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डिजिटल पूंजीवाद। अब अभी देखिए, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था डिजिटल पूंजीवाद के बारे में स्टार्टिंग में अभी, ठीक है, जब ये पहली बार अभी आपने डिजिटल पूंजीवाद को पढ़ा था इसी वीडियो में, वही बातें यहाँ पर भी लिखी हैं। कुल मिलाकर यही कहा जा रहा है कि जो बड़ी कंपनियाँ हैं उनका प्रभाव अधिक है। मतलब आज की दुनिया में हम देख रहे हैं कि डिजिटल चीज़ों का काफ़ी महत्व बढ़ चुका है। डेटा, इंटरनेट, ठीक है, और जो ऐप हैं और जो टेक कंपनियां हैं, इनका प्रभाव काफ़ी बड़ा है, ठीक है। अब ये जो प्रमुख कंपनियां हैं, यहाँ पे नाम भी बताया जा रहा है, ठीक है, इनका प्रभाव अधिक है। और ये कंपनियां क्या कर रही हैं? डेटा, एल्गोरिथम और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए दुनिया पर गहरा असर रखती हैं। इनका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है। अब देखिए, जानकारी और लोगों की ऑनलाइन गतिविधियों से ये पैसा कमाया जाता है। कई विद्वान इसे डेटा कॉलोनियलिज्म कहते हैं। कई विद्वान क्या कह रहे हैं कि डेटा कॉलोनियलिज्म है ये एक तरह का, ठीक है, मतलब डिजिटल उपनिवेशवाद। मतलब पहले प्राकृतिक संसाधन लूटे जाते थे, आज डिजिटल डेटा लूटा जा रहा है। तो यहाँ पे ये सारी बातें बताई गई। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिजिटल दुनिया की दोहरी भूमिका। अब सिंपल सा यहाँ पे तर्क दिया जा रहा है कि जो डिजिटल चीज़ें हैं, इनके सकारात्मक प्रभाव भी हैं और नकारात्मक प्रभाव भी हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, इंटरनेट से काम आसान होता है, सही है। शिक्षा, रोजगार, बिजनेस के नए अवसर मिलते हैं, ठीक है, कई सारे अवसर मिलते हैं, ठीक है। शिक्षा का बहुत ज़्यादा प्रसार हुआ है इंटरनेट के माध्यम से और हो रहा है, ठीक है। रोजगार भी मिलता है कई लोगों को, बिजनेस वगैरह भी डिजिटली हो रहे हैं। तो इंटरनेट का डिजिटली दुनिया का काफ़ी मतलब हमें एक तरह से सकारात्मक प्रभाव हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन साथ में जैसे कि झूठी खबरें फैलाना, लोगों की जासूसी, डेटा चोरी, कुछ कंपनियों के हाथ में बहुत ज़्यादा शक्ति, जो बहुत मतलब बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, इंटरनेट जो मतलब डेटा से संबंधित, जिनके पास लोगों का बहुत सारा डेटा है, ठीक है, जो बड़ी टेक कंपनीज़ हैं, तो यहाँ पे उनकी बात भी की जा रही है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, ये नए खतरे भी पैदा हुए हैं। पर्यावरण और डिजिटल दोनों में एक साझा समस्या है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस लाइन को आप गलत संदर्भ में ना समझ लें कि पर्यावरण और डिजिटल, यहाँ पे बात को समझें कि किस कॉन्टेक्स्ट में बातें यहाँ पे आपको बताई जा रही हैं। देखिए, यहाँ पे आपको क्या कहा जा रहा है कि अब देखिए, हमें एक चीज़ दिखाई देती है यहाँ पर कि डिजिटल चीज़ों से क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि कई बड़ी कंपनियाँ हैं, कई ताकतवर देश हैं जिनका प्रभाव है, ठीक है, जिनका हमें असर दिख रहा है, ठीक है, और उनको फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, लेकिन पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि देखिए, असल सवाल यही है, फ़ायदा किसको मिल रहा है और नुकसान कौन झेल रहा है। मुनाफा कंपनियों और ताकतवर देशों को मिलता है, ठीक है, मुनाफा जो है वो कंपनियों और ताकतवर जो देश हैं, विकसित देश हैं, उनको मिलता है। पर्यावरण और आम जनता पर बोझ पड़ता है। इसलिए आज की बहस यह है कि क्या पूंजीवाद ऐसे ही चलेगा या इसे न्यायपूर्ण, पर्यावरण हितैषी और मानव केंद्रित बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे यही बहस चल रही है कि क्या पूंजीवाद ऐसे ही चलेगा या इसमें कुछ सुधार किया जा सकता है, क्या इसको न्यायपूर्ण बनाया जा सकता है या पर्यावरण हितैषी और मानव केंद्रित बनाया जा सकता है। अब देखिए, यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल टॉपिक है। पूंजीवाद पर 3 प्रमुख विचार, लिबरल, मार्क्सवादी और उत्तर औपनिवेशिक। देखिए, यहाँ पर पूंजीवाद पर 3 विचार हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, बहुत सिंपल है। लिबरल, एक है लिबरल दृष्टिकोण, जो कि कहता है कि देखिए, बाजार और व्यापार मानव स्वभाव का हिस्सा है। लोग स्वतंत्र रूप से खरीद फरोख्त करें, सबका फ़ायदा होता है। मतलब जो लिबरल दृष्टिकोण है वो पूंजीवाद की तारीफ़ करता है। ये कहता है कि पूंजीवाद अच्छी प्रणाली है, ठीक है, पूंजीवाद ही सही है। और ये इसका मानना है कि देखिए, प्रतियोगिता से
क्योंकि पूंजीवाद में प्रतियोगिता होती है, कंपटीशन होता है, इससे क्या होता है, नवाचार यानी कि जो इनोवेशन है वो होता है, ठीक है, और तरक्की होती है, प्रोग्रेस होती है, ठीक है, मतलब नई तकनीक सामने आती है, तकनीकों का विकास होता है। आर्थिक स्वतंत्रता होती है और इससे क्या फ़ायदा होता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। कुल मिलाकर कहा जाए तो लिबरल जो उदारवादी दृष्टिकोण है वो पूंजीवाद के पक्ष में है। उनके अनुसार पूंजीवाद बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, लेकिन समय के साथ अपनी गलतियां खुद सुधार लेता है। जो उदारवादी दृष्टिकोण है इनका मानना है कि हाँ, ये बात सही है कि पूंजीवाद पूरी तरह परफेक्ट नहीं है लेकिन अच्छा है, और अगर कोई गलती भी होगी इससे पूंजीवाद से तो हम उसमें सुधार, मतलब ये सुधार कर सकता है। अब देखिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण। मार्क्सवादी आलोचना करते हैं पूंजीवाद की। इनका कहना है कि जो पूंजीवाद है उसने शोषण और असमानता पैदा की है, उसने जो उपनिवेश थे पहले उनका शोषण किया है, और आज भी जो विश्व व्यवस्था ऐसी बनी हुई है कि जिसमें जो विकासशील देश हैं उसमें उनका शोषण होता है। अब देखिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत इनके अनुसार पूंजीवाद परिश्रम करने वालों का शोषण करता है। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी जो पढ़ाया है बातें कि मार्क्सवाद जो है, मार्क्सवादी जो दृष्टिकोण है वो पूंजीवाद का विरोध करते हैं, ठीक है। इन्होंने साफ कहा कि पूंजीपति मुनाफा कमाते हैं क्योंकि मजदूर के श्रम का पूरा मूल्य, और देखिए जो पूंजीपति हैं वो मुनाफा कमाते हैं, कैसे कमाते हैं, वो जो मजदूर का श्रम होता है, ठीक है, उसके हिस्से में से वो कुछ पैसा रख लेते हैं, वही उनका मुनाफा होता है। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि जो पूंजीपति होते हैं वो मजदूर को उसके श्रम का पूरा पैसा नहीं देते। जो अधिशेष मूल्य का सिद्धांत बताया था वही बातें हैं। समाज दो वर्गों में बढ़ जाता है, पूंजीपति वर्ग, मजदूर वर्ग, ये ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। पूंजीपति, देखिए पूंजीवाद बढ़ता है तो असमानता, संकट, वर्ग संघर्ष भी बढ़ते हैं, ऐसा जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है उसका मानना है। देखिए असली समाधान इनके अनुसार अगर हम बात करें तो मार्क्सवादियों का मानना है पूंजीवाद को बदलकर सामूहिक या लोकतांत्रिक स्वामित्व लाना, यानी कि ये समाजवाद की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप लोकतांत्रिक, यहाँ पे शब्द काट कर सिंपल सा सामूहिक भी लिख दोगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि लोकतांत्रिक हो सकता है आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करे, ठीक है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि पूंजीवाद में लोकतंत्र की ज़्यादा बात होती है। तो यहाँ पर वैसे इसी संदर्भ में बात हो रही है, लोकतंत्र के संदर्भ में बात हो रही है, मतलब कुल मिलाकर के सबको अधिकार मिले, सबको संपत्ति मिले, सबको मतलब संसाधन मिले, सभी लोग संसाधन का उपयोग कर पाएँ, इस संदर्भ में ही वैसे यहाँ पे बातें रखी गई हैं, ठीक है। तो मार्क्सवाद आपको समझ में आ गया। इनके अनुसार अगर हम बात करें तो असमानता पूंजीवाद की गलती नहीं, उसकी जड़ है। इनका मानना है कि पूंजीवाद ऐसी ही प्रणाली है जिसमें असमानता होती ही है, ऐसा मार्क्सवादियों का मानना है। अब एक और दृष्टिकोण है जो कि पूंजीवाद पर अपने विचार रखता है, वो है उत्तर औपनिवेशिक दृष्टिकोण, ठीक है। इनका मानना है कि देखिए एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अनुभवों पर आधारित है इनका दृष्टिकोण। ये कहते हैं कि यूरोप का जो विकास है वो उपनिवेशों के शोषण पर बना, मतलब यूरोप ने जो विकास किया वो उपनिवेशों का शोषण करके किया। आज भी पश्चिमी देश और कंपनियां दक्षिणी देशों पर, दक्षिणी मतलब जो विकासशील देश हैं, यहाँ पर विकासशील देशों के लिए शब्द यूज़ हुआ है, उनका आर्थिक सांस्कृतिक नियंत्रण बनाए रखती हैं। इनका मानना है कि जो यूरोपीय देश हैं, पश्चिमी देश स्पेशली, और वहाँ की जो कंपनियां हैं वो आज भी जो विकासशील देश हैं उनकी आर्थिक और सांस्कृतिक सांस्कृतिक चीज़ों पर अभी भी नियंत्रण बनाए हुए हैं, ठीक है। पूंजीवाद सिर्फ वर्ग शोषण से नहीं चलता, नस्ल, संस्कृति, भाषा, पहचान और मानसिकता पर भी नियंत्रण करता है, ऐसा उत्तर औपनिवेशिक विचारधारा का मानना है। जो उत्तर औपनिवेशिक विचारधारा है उसके जो समर्थक हैं उनका ऐसा मानना है। असली मुक्ति केवल आर्थिक नहीं, सांस्कृतिक और मानसिक उपनिवेश, मतलब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है जो उत्तर औपनिवेशिक दृष्टिकोण है वो कहता है कि असली मुक्ति तभी हो पाएगी जब सिर्फ आर्थिक नहीं, सिर्फ पैसे से संबंधित नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और मानसिक रूप से भी मुक्त किया जाए जो विकासशील देश हैं उनको। तो यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ गई। यहाँ पे शॉर्ट में काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ है। जो उदारवादी हैं वो कहते हैं पूंजीवाद बढ़ता है तो सबका भला होता है। कुल मिलाकर शॉर्ट में बताया जा रहा है, आपको डिटेल में मैंने बता दिया। मार्क्सवादी कहते हैं पूंजीवाद बढ़ता है तो असमानता और शोषण बढ़ता है। उत्तर औपनिवेशिक कहते हैं पूंजीवाद अमीर देशों के लिए फ़ायदा और गरीब देशों के लिए नुकसान बनकर फैलता है। बाकी डिटेल में मैंने आपको पढ़ा दिया। अब देखिए अब हमारा यहाँ पर एक और बात पॉइंट है यहाँ पर। इसलिए तीनों दृष्टियाँ मिलकर हमें बताती हैं कि पूंजीवाद एक जटिल व्यवस्था है जिसमें प्रगति भी है, शोषण भी और वैश्विक शक्ति असमानता भी है। अब आइए यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक थे। अब हमारा लास्ट टॉपिक है यहाँ पर समकालीन परिवर्तन। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लास्ट टॉपिक पर आ गए। अब देखिए इसमें सिंपल सा है, 3 यहाँ पे बातें बताई गई हैं। पूंजीवाद को 3 नए तरीकों से सुधारने की कोशिश की जा रही है। हमने पूरा पूंजीवाद अभी पढ़ा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्योंकि कई सारी कमियाँ हमें पूंजीवाद में दिखाई दे रही हैं। वर्तमान समय में भी हमें कई सारी कमियाँ दिखाई देती हैं। इसलिए यहाँ पर 3 तरह के पूंजीवाद की बात की जा रही है पूंजीवाद को सुधारने के लिए। आज 21वीं सदी में पूंजीवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, लेकिन लगातार आलोचनाओं और संकटों के कारण अपना रूप बदल रहा है, ठीक है।
पूंजीवाद को 3 नए तरीकों से सुधारने की कोशिश की जा रही है। एक है ग्रीन कैपिटलिज्म, एक है डिजिटल कैपिटलिज्म, एक है इंक्लूसिव। अब इनका उद्देश्य है लाभ कमाना भी रहे और समाज व पर्यावरण को नुकसान भी ना हो। अब देखिए सिंपल सी बात है, अलग अलग दृष्टिकोण यहाँ पे रखे गए हैं। कैपिटलिज्म दृष्टिकोण नहीं, यहाँ पे अलग अलग पूंजीवाद यहाँ पे बताए जा रहे हैं। देखिए एक विचार है ग्रीन कैपिटलिज्म का, इसमें क्या है कि देखिए पूंजीवाद फैले लेकिन पर्यावरण का विकास भी साथ में हो। मतलब दुनिया में प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इसलिए सरकारें और कंपनियां ऐसा विकास चाहती हैं जो पर्यावरण को हानि ना पहुंचाए। मतलब ऐसा विकास हो, पूंजीवाद ऐसा विकास करे, ठीक है, जिसमें पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाया जाए। इसके विकल्प में साथ में इसी विचार के अंतर्गत जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाया जाए, सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, ठीक है, जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसको अपनाया जाए। इलेक्ट्रिक वाहन अपनाए जाएँ जो इलेक्ट्रिसिटी से चलें, ठीक है। प्लास्टिक कम किया जाए, रिसाइकलिंग ज़्यादा हो, ठीक है। कार्बन उत्सर्जन कम करना। इसका उद्देश्य है विकास भी हो और प्रकृति भी बची रहे। मतलब डेवलपमेंट होता रहे लेकिन पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। अब देखिए कुछ आलोचक हैं, उनका कहना है कई बार कंपनियां ग्रीन नाम का इस्तेमाल सिर्फ अपनी छवि सुधारने के लिए करती हैं, असली बदलाव नहीं करती। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कई बार कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि कहती हैं कि हम प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, ठीक है, तो ग्रीन शब्द का प्रयोग करती हैं, कहती हैं हम पेड़ पौधे लगा रहे हैं, मतलब हम पर्यावरण की बचाव के लिए भी कार्य कर रहे हैं। लेकिन कुछ आलोचक कह रहे हैं कि कई कंपनियां ग्रीन नाम का इस्तेमाल सिर्फ अपनी छवि सुधारने के लिए करती हैं, असली बदलाव नहीं करती। अब देखिए डिजिटल कैपिटलिज्म मैंने आपको कई बार यहाँ पे आ गया ये शब्द समझाया, और आगे भी यहाँ पे लगभग वही बातें लिखी हैं कि कुछ जो बड़ी कंपनियां हैं जिनका डेटा पर बहुत ज़्यादा अधिकार है, इंटरनेट पर मतलब कई सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, ठीक है, इंटरनेट है, तो इनका हम प्रभाव आज के टाइम पर हम देख रहे हैं। अब अर्थव्यवस्था सिर्फ फैक्ट्रियों या और मशीनों पर नहीं, मोबाइल, इंटरनेट, ऐप, सोशल मीडिया और डेटा पर चल रही है, ठीक है। अर्थव्यवस्था में इनका बहुत बड़ा महत्व है, ठीक है। कंपनियाँ जैसे कि गूगल हो गई, अमेजन हो गई, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, अलीबाबा और टेंसेंट दुनिया भर का डेटा, और भी कुछ कंपनियां हैं, ठीक है, दुनिया भर का डेटा डिजिटल प्लेटफॉर्म और नेटवर्क नियंत्रित करती हैं। जहां पहले कच्चा माल कोयला और लोहा था, आज का कच्चा माल है डेटा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे वही बातें बताई जा रही हैं कि डिजिटल कैपिटलिज्म भी हमें दिखाई देता है। जो डिजिटली चीज़ें हैं, जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हो गए, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, जो मतलब नेटवर्क है, ठीक है, तो इनका भी मतलब महत्व काफ़ी बढ़ गया है अर्थव्यवस्था में। जो डेटा है उसका महत्व काफ़ी बढ़ गया है। कई बड़ी बड़ी टेक कंपनियाँ हैं, ठीक है, अर्थव्यवस्था में उनका भी काफ़ी ज़्यादा महत्व है। अब जो ये डिजिटल पूंजीवाद हमें दिखाई देता है, डिजिटल कैपिटलिज्म ये जो दिखाई देता है, इसके नए अवसर भी हैं, ये इसकी कुछ अच्छाइयाँ भी हैं और इसके कुछ खतरे भी हैं। ये खतरे और जो सकारात्मक प्रभाव हैं इसके, ये मैंने ऑलरेडी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया इसी वीडियो में, तो इसे मैं रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। यहाँ पे यही बातें आपको बताई जा रही हैं। अब यहाँ पे बात की जा रही है इंक्लूसिव कैपिटलिज्म की। अब ये क्या है, इसका मतलब है कि विकास में सभी की भागीदारी हो, सबको शामिल किया जाए, ठीक है। इंक्लूसिव का मतलब ही यही है, ठीक है। तो इंक्लूसिव का मतलब ही यही है कि सभी को विकास में भागीदारी दी जाए, शामिल किया जाए। देखिए वैश्वीकरण से बहुत अमीर हुए पर गरीबों की स्थिति ज़्यादा नहीं बदली। इसलिए अब ऐसी अर्थव्यवस्था की बात हो रही है जो सबके लिए काम करे, सिर्फ अमीरों के लिए नहीं। मुख्य विचार यही है कि देखिए कि सभी को रोजगार मिले, अच्छा वेतन मिले, महिला व कमज़ोर वर्गों को अवसर मिले, सामाजिक न्याय मिले, गरीब देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए। उद्देश्य यही है कि पूंजीवाद भी हो लेकिन न्याय भी मिले सबको और समान अवसर मिले। तो आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए कुछ आलोचक हैं, उनका मानना है कि कुछ विद्वान कहते हैं कि देखिए यह सिर्फ सुधार का वादा है, असली शक्ति और संसाधन अब भी कुछ ही लोगों के हाथ में हैं। आपको यहाँ पे ये बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है, कि इसकी कुछ आलोचना भी है। मतलब जो आलोचक है उनका मानना है कि ये जो इंक्लूसिव कैपिटलिज्म की बात की जा रही है, ये बस एक सुधार का वादा जैसा है, ठीक है। अब ये कब पूरा होगा कुछ पता नहीं है। असली शक्ति और संसाधन अब भी कुछ ही लोगों के हाथ में हैं, ऐसा यहाँ पे कुछ विद्वान कहते हैं आलोचना के रूप में। अब देखिए सरल निष्कर्ष यहाँ पे दिया गया है, सरल तरीके से समझिए। ग्रीन कैपिटलिज्म मैंने आपको समझा दिया, प्रकृति का बचाव की इसमें बात की जा रही है, उद्योग भी चलाने की बात की जा रही है, मतलब विकास भी होगा और प्रकृति का संरक्षण भी किया जाएगा। डिजिटल कैपिटलिज्म में हम देख रहे हैं डेटा और तकनीक से मुनाफा किया जा रहा है। अब इसमें हमें कुछ नए अवसर भी दिखाई देते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ खतरे भी जुड़े हुए हैं, ठीक है, जैसे कि डेटा चोरी का खतरा जुड़ा हुआ है एक, ठीक है, और कुछ नए अवसर भी जुड़े हुए हैं जैसे कि शिक्षा, रोजगार के क्षेत्र में, ठीक है। इसके अलावा इंक्लूसिव कैपिटलिज्म, ये आपको समझ में आ गया कि इसमें क्या बात की जाती है कि विकास का लाभ सभी को मिले। अब देखिए
तीनों मिलकर आज के पूंजीवाद को नया रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तीनों ही जो पूंजीवाद से संबंधित विचार हैं, ये तीनों ही जो पूंजीवाद के विचार हैं, ये पूंजीवाद को आज के समय के मतलब आज का जो पूंजीवाद है उसको नया रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कई सारे टॉपिक्स थे और हमने सभी टॉपिक्स को काफ़ी डिटेल में काफ़ी अच्छे से कवर किया। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।